नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और मुश्किल विषय पर बात कर रहे हैं, नशे की लत। हाँ, बिल्कुल। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह के दर्दनाक अनुभव के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब या उद्देश्य हो सकता है, जैसा कि हमारे आज के स्रोत सामग्री में बताया गया है। हमारे पास एक किताब का अंश है। ये शैरन नाम की एक माँ की कहानी है और उसका बेटा टोनी हेरोइन की लत से जूझ रहा था। हाँ, तो इस अंश में शैरन के अनुभव तो हैं ही, साथ ही एक माध्यम के जरिए आत्माओं या कहें गाइड्स के साथ एक सेशन हुआ था, उसका भी जिक्र है। जिसमें ये जन्म से पहले जीवन की योजना बनाने वाले विचार पर बात हुई है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन है इस कहानी और इन विचारों को समझना। क्या वाकई ऐसी चुनौतियों की योजना पहले से बनाई जा सकती है? और अगर हाँ, तो क्यों? सही। और शैरन और टोनी के अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है शैरन के साथ। वो एक नर्स है, अपने काम पर है। तभी उसे अपनी बेटी का फोन आता है। बहुत घबराया हुआ फोन। हाँ, बेटी और शैरन के पति जॉन ने टोनी को घर के बाथरूम के फर्श पर देखा। बेहोश और उसके पास मतलब खून से सनी एक सिरिंज पड़ी है, हाथ पर बेल्ट बंधी है। और त्वचा नीली पड़ चुकी थी। सोचिए, उस पल की दहशत और डर का माहौल। शैरन तो बदहवास होकर अस्पताल भागी। रास्ते भर बस यही दुआ कर रही होगी कि बेटा जिंदा हो। बिल्कुल। और अस्पताल पहुंचने पर जो पता चला वो तो और भी मतलब डराने वाला था। हाँ, सिर्फ हेरोइन ओवरडोज नहीं था। नहीं, उसे हार्ट अटैक भी आया था। हालत बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टरों को तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो रात निकाल पाएगा। हाँ, और अगर बच भी जाता तो ब्रेन डैमेज का पूरा खतरा था। क्योंकि वो शायद 1.5 घंटे तक बाथरूम में बेहोश पड़ा रहा था, ऑक्सीजन की कमी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल स्थिति थी। शैरन पर क्या गुजर रही होगी। वो बस अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती रही, उसके बचपन को याद करती रही। और उस बेबसी में इंसान क्या नहीं करता। उसने भगवान से एक सौदा तक कर लिया। हाँ, कि अगर टोनी बच गया तो वो अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा देगी। टोनी उसके लिए बहुत खास था, है ना? क्योंकि उसने पहले भी बच्चे खोए थे। हाँ, 3 बच्चों को खोया था टोनी के जन्म से पहले, और वो हमेशा से एक बेटा चाहती थी। 5 दिन, 5 लंबे मुश्किल दिन। उसके बाद टोनी को होश आया। और होश में आते ही उसके पहले शब्द थे, मुझे माफ कर दो। उसने कहा कि एक हादसा था, वो मरना नहीं चाहता था। इससे शारन को थोड़ी राहत मिली होगी, एक उम्मीद जगी होगी। हाँ, जरूर। लेकिन वो सवाल तो मन में रह ही गया होगा कि मुझसे परवरिश में क्या गलती हुई। बिल्कुल, ये सवाल तो शायद हर उस माँ बाप को कचोटता है जो ऐसी स्थिति से गुजरते हैं। सही कहा। अस्पताल से निकलने के बाद टोनी रिहैब गया। और फिर एक हाफवे हाउस, मतलब एक तरह का ट्रांजिशन होम। लेकिन वहां भी बात बनी नहीं। नहीं, वहां भी उसने किसी दूसरे रहने वाले से हेरोइन ली और फिर से ओवरडोज कर लिया। ओहो, फिर से मेडिकल मदद लगी और इसके बाद शैरन उसे घर ले आई। ये शैरन के लिए बहुत ही मतलब भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव वाला समय रहा होगा। हाँ, कभी उम्मीद दिखती होगी, कभी एकदम डर और निराशा। लेकिन उसने कोशिश की, टोनी से बात करते हुए एक पॉजिटिव रवैया बनाए रखने की। हाँ, वो उसे याद दिलाती कि देखो, रिहैब में तुमने कितने दिन नशा नहीं किया, वो सही फैसले थे। छोटी छोटी जीतों पर फोकस करना है ना। बिल्कुल। और अपने बेटे की मदद के लिए उसने हर रास्ता खोजा। इसी दौरान वो इंटरनेट पर एक ऑनलाइन फोरम से जुड़ी। हाँ, मेथाडोन एडवोकेट्स नाम का फोरम। मेथाडोन वो दवा जो हेरोइन की लत छुड़ाने में इस्तेमाल होती है। राइट। और वहीं उसकी मुलाकात हुई एडी नाम के एक व्यक्ति से। हाँ, एडी, जो खुद भी नशे की लत से लड़ रहा था। और एडी शैरन के लिए एक बड़ा सहारा बन गया। हाँ, उसने शैरन को टोनी की भावनाओं को समझने में बहुत मदद की। जैसे वो बताता था कि जब टोनी खुद को कमरे में बंद कर लेता है। हाँ, तो एडी ने समझाया कि ये शायद इसलिए है क्योंकि वो ठीक होना चाहता है, पर उसे डर लगता है रिलैप्स के ट्रिगर्स से। एडी की बातें इतनी असरदार थीं कि शैरन ने उसके कुछ मैसेज प्रिंट करके टोनी के बाथरूम के शीशे पर लगा दिए। और धीरे धीरे टोनी भी एडी को पसंद करने लगा। शायद उसे लगा कि कोई है जो समझता है उसकी हालत। लेकिन फिर एक और दुखद खबर आई। हाँ, एडी की भी ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। ओह, शैरन ने जब ये खबर टोनी को दी होगी। दोनों के पास शब्द नहीं थे, बस एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। एक साथी खो गया था उस मुश्किल सफर का। बहुत मुश्किल। इस घटना के करीब 15 महीने बाद जब किताब के लेखक ने शैरन से दोबारा बात की, तब टोनी की हालत कुछ बेहतर थी। हाँ, उसकी नई गर्लफ्रेंड थी, वो नौकरी ढूंढ रहा था, मतलब
रास्ता लंबा था पर कुछ उम्मीद थी। और इस पूरे अनुभव ने शारन को, जैसा कि आपने कहा, बहुत गहराई से बदल दिया था। हाँ, वो खुद कहती है कि वो पहले से ज्यादा दयालु, ज्यादा समझदार हो गई थी, चीजों को अलग नजरिए से देखने लगी थी। और उसकी सबसे बड़ी सीख शायद ये थी कि वो टोनी के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकती। बिल्कुल, वो बस उसे सहारा दे सकती है, पॉजिटिव रहने में मदद कर सकती है, उसे नशे के लिए और सक्षम नहीं बना सकती, जिसे इनेबलिंग कहते हैं। सही। और आखिरकार वो सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं को ही कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल, ये सीखना कि नियंत्रण छोड़ना पड़ता है, ये बहुत बड़ा सबक है। और एडी की मौत और वो जो अस्पताल में भगवान से वादा किया था। हाँ, उससे प्रेरित होकर शैरन ने वाकई अपनी जिंदगी दूसरों की मदद के लिए लगाने का फैसला किया। उसने अपने अस्पताल में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, मॉम, यानी मदर्स ऑन मेथडॉन। ये उन गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए था जो मेथडोन ट्रीटमेंट पर थीं। उन्हें मेडिकल देखभाल और सबसे जरूरी भावनात्मक सहारा देना। इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, इन माओं को दोबारा नशे की तरफ जाने से बचाना और उनके बच्चों को फॉस्टर केयर में जाने से रोकना। और शैरन ने यह भी माना कि पहले वो शायद ऐसी माओं को जज करती थी। हाँ, उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन टोनी के अनुभव ने उसका नजरिया बिल्कुल बदल दिया। यहाँ तक कि उसके साथ काम करने वाले लोगों का रवैया भी बदला। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये किसी भी परिवार की कहानी हो सकती है। शैरन की सलाह उन पेरेंट्स के लिए जो ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं बहुत सीधी है। हाँ, वो कहती है इसे राज मत बनाइए, छिपाइए मत। जब आप अपनी परेशानी बताते हैं तो मदद मिलती है, लोग आगे आते हैं। बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, लेकिन कहानियां ही खत्म नहीं होती। नहीं, इसमें एक और मोड़ आता है जो काफी अप्रत्याशित है। हाँ, अपने और टोनी के अनुभवों का गहरा मतलब समझने के लिए शैरन ने ग्लेमा डेट्रिश नाम की एक माध्यम से संपर्क किया। माध्यम यानी वो लोग जो मानते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। और शैरन का सवाल बहुत सीधा था, जो शायद उसके मन में कब से घूम रहा था। क्या ये सब जो हुआ ये किसी बड़ी भलाई के लिए हमने मिलकर जन्म से पहले प्लान किया था? ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है, और ये हमें उस विचार की तरफ ले जाता है, प्री बर्थ प्लानिंग। हाँ, कि हमारी आत्माएं दुनिया में आने से पहले अपने जीवन की चुनौतियां और सबक चुनती हैं। तो उस सेशन में क्या जवाब मिला शैरन को? माध्यम के जरिए जिन गाइड्स या देवदूतों ने बात की, उनका जवाब था हाँ। हाँ, उनके अनुसार टोनी की नशे की लत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक चुनौती थी जिसे शैरन और टोनी दोनों की आत्माओं ने मिलकर चुना था इस जीवन में अनुभव करने के लिए। मतलब उनके अनुसार हमारे सारे अनुभव, खासकर बड़े वाले, जन्म से पहले प्लान किए जाते हैं। हाँ, स्रोत में यही कहा गया है कि आत्मा द्वारा ये सब सोचा समझा जाता है। ये मानना तो आसान नहीं है। क्या उन्होंने कोई कारण बताया कि कोई आत्मा इतनी दर्दनाक चुनौती क्यों चुनेगी? टोनी के लिए क्या मकसद था इसका? हाँ, उन्होंने टोनी के नजरिए से कुछ कारण बताए। पहला, कि शायद उसके पिछले जन्मों में जादू टोना या शमन परंपराओं से जुड़ाव रहा हो। अच्छा। और वो अवचेतन रूप से ड्रग्स के जरिए वैसी ही तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया या चेतना की बदली हुई अवस्था को फिर से महसूस करना चाहता था। और दूसरा, कि टोनी बहुत प्रतिभाशाली है, उसका IQ 140 बताया गया, कलात्मक क्षमता भी है। तो गाइड्स के अनुसार इतनी ज्यादा प्रतिभा को युवा शरीर और मन में संभालना मुश्किल हो सकता है। मतलब अंदरूनी संघर्ष बाहरी समस्याओं के रूप में दिख सकता है। हाँ, बिल्कुल। उसे अपनी जबरदस्त रचनात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए सही रास्ते चाहिए थे। और तीसरा कारण? तीसरा, डर। खासकर ये डर कि उसने अपनी माँ की नजरों में इज्जत खो दी है, इसलिए उसे बहुत सारे प्यार और भरोसे की जरूरत थी। और चौथा, कि वो खुद अपना ख्याल रखना सीख रहा था, सेल्फ नर्चरिंग, और इसमें शैरन की देखभाल करने की क्षमता उसके लिए एक उदाहरण बननी थी। टोनी ने खुद भी कुछ ऐसा कहा था शैरन से? हाँ, उसने कहा था, माँ, आप जो सबके लिए करती हैं उससे मुझे रोज प्रेरणा मिलती है। अच्छा, ये तो टोनी के तरफ की बात हुई। शैरन के लिए इस अनुभव को चुनने का क्या कारण बताया गया? उसने क्या सीखा? शैरन के लिए भी कई गहरे सबक बताए गए। गाइड्स ने कहा कि शैरन एक बहुत विकसित आत्मा है, शायद उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत भी नहीं थी। ओह, तो वो क्यों आई? वो मुख्य रूप से टोनी की मदद करने के लिए इस जीवन में आई थी। अच्छा। थोड़ा रुककर उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये जानकर टोनी को शायद अपराध बोध हो सकता है कि उसकी वजह से माँ को इतना कष्ट हुआ। लेकिन शैरन के लिए मुख्य सबक क्या था? मुख्य सबक था सीमा का अनुभव करना,
लिमिटेशन। सीमा, इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब ऐसी स्थिति का अनुभव करना जहां आप बिल्कुल बेबस महसूस करें, जहां आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान कुछ काम ना आए। शैरन जैसी सक्षम आत्मा के लिए ये अनुभव जरूरी था ताकि वो गहरी विनम्रता सीख सके और सच्ची करुणा। वो करुणा जो सिर्फ पढ़ने या देखने से नहीं आती। बिल्कुल, जो लाचारी और नियंत्रण खोने के अनुभव से पैदा होती है। इस अनुभव ने उसे निराशा पर काबू पाना सिखाया, दूसरों तक मदद के लिए पहुंचना सिखाया, अपनी अंदरूनी ताकत को खोजना सिखाया। तो ये सीमा का अनुभव उसे सिर्फ विनम्र बनाने के लिए था या और भी कुछ? विनम्रता एक हिस्सा थी, और भी पहलू थे, जैसे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीखना। कैसे? इस अनुभव ने शैरन के अंदर जो करुणा और प्रेम था उसे इतना साफ और मजबूत बना दिया कि वो उसे बहुत फोकस्ड तरीके से इस्तेमाल कर सकी, जैसे मॉम कार्यक्रम के जरिए। और उसने वो सब छोड़ दिया जो अब जरूरी नहीं था। हाँ, और एक और बड़ा सबक था दूसरों के रास्तों का सम्मान करना सीखना। मतलब? उन लोगों के लिए समझ और करुणा विकसित करना जो बहुत अलग या मुश्किल रास्ता चुनते हैं। ये जानना कि हर रास्ता, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सीखने का मौका देता है। सबक जरूरी है, रास्ता नहीं। ये तो काफी ऊंचे स्तर की बात है। हाँ, इसे ज्ञान का एक उच्च स्तर माना गया है स्रोत में। और इस सब में शैरन की अपनी प्रेरणा क्या थी? गाइड्स के अनुसार सबसे बड़ी प्रेरणा तो जाहिर है अपने बेटे के लिए उसका प्यार था। दूसरा, अपने पहले से मौजूद ज्ञान को सीमा के अनुभव से गुजारकर और मजबूत बनाना। और तीसरा, दुनिया को कुछ देना, जैसे मॉम कार्यक्रम। और एडी, वो लड़का जो ऑनलाइन मिला था, उसकी क्या भूमिका थी इस प्लान में? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात बताई गई। देवदूतों ने कहा कि एडी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो टोनी के सोल ग्रुप का हिस्सा था। सोल ग्रुप मतलब आत्मा समूह? हाँ, ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं बार बार एक साथ जन्म लेती हैं, एक दूसरे के जीवन में अलग अलग भूमिकाएं निभाकर एक दूसरे के विकास में मदद करती हैं। एडी का आना, शैरन और टोनी की मदद करना, ये सब उस बड़ी योजना का हिस्सा था। इसे सिंक्रोनिसिटी भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल, सार्थक संयोग, सही समय पर सही लोगों का मिलना। ये सब सुनना ही मतलब हैरान करने वाला है। लेकिन स्रोत में इससे भी आगे की बात कही गई है। क्या ये सच है कि टोनी के ओवरडोज भी प्लान किए गए थे? ये विचार तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, स्रोत में ये बात कही गई है, और ये यकीनन सबसे मुश्किल और विवादास्पद विचारों में से एक है। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? देवदूतों का तर्क ये था कि तीनों ओवरडोज जानबूझकर चुने गए थे। वो भावनाओं के चरम बिंदु थे, ऐसे मोड़ थे जिन्होंने ऊर्जा के ट्रांसम्यूटेशन में मदद की। ऊर्जा का ट्रांसम्यूटेशन मतलब एक तरह की ऊर्जा, जैसे डर या निराशा, को दूसरे उच्च रूप में बदलना, जैसे संकल्प या करुणा में। हर ओवरडोज ने एक शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा छोड़ी जिसने शैरन और टोनी दोनों को झकझोरा और उन्हें अहम फैसले लेने या दिशा बदलने के लिए प्रेरित किया। जाहिर है इस नजरिए को मानना या ना मानना सुनने वाले पर है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत में इसे इसी तरह समझाया गया है। बहुत संवेदनशील पहलू है ये। हाँ, और टोनी की लत और एमओएम कार्यक्रम के बीच क्या सीधा संबंध बताया गया? गाइड्स ने समझाया कि शैरन ने जो लाचारी और बेबसी महसूस की, उससे जो जुनून पैदा हुआ, वही रूपांतरित भावनात्मक ऊर्जा एमओएम कार्यक्रम की प्रेरणा बनी। अच्छा, सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहा, ये शैरन को भी लगातार करुणा का अभ्यास करने और दूसरों के चुने हुए रास्तों का सम्मान करने का मौका दे रहा है। बिना दया दिखाए। हाँ, बिना पिटी के। क्योंकि दया में कहीं ना कहीं सामने वाले को कमतर समझने का भाव आ सकता है, करुणा बराबरी का भाव रखती है। कुछ और छोटे लेकिन दिलचस्प सवाल भी थे उस सेशन में, जैसे शैरन ने माँ की भूमिका क्यों चुनी, पिता की क्यों नहीं? गाइड्स के अनुसार माँ की भूमिका इसलिए चुनी गई क्योंकि उस समय के सांस्कृतिक संदर्भ में माँ का पोषण और देखभाल से ज्यादा गहरा जैविक और भावनात्मक संबंध माना जाता था, और इस योजना के लिए उसकी जरूरत थी। और लिंग का चुनाव, बेटा क्यों बेटी क्यों नहीं, वो अप्रासंगिक बताया गया। और हीरोइन ही क्यों, कोई और ड्रग क्यों नहीं? हेरोइन को खासतौर पर चुना गया उसकी रासायनिक प्रकृति और बहुत तेजी से बहुत मजबूत लत पैदा करने की क्षमता के कारण। ये दिखाता है कि ये जन्म पूर्व योजना का विचार कितना डिटेल्ड हो सकता है। स्रोत के अनुसार पर भी विचार हुआ था। हाँ, इस पर विचार हुआ था, लेकिन गाइड्स के अनुसार इसे चुना नहीं गया क्योंकि इस जीवन काल में साथ मिलकर उपचार और जागरूकता बढ़ाने के ज्यादा अवसर थे। और उन्होंने अमेरिका में इसी खास समय में जन्म लेना क्यों चुना?
उनका कहना था कि ये जो वर्तमान समय है, ये सीमा का अनुभव करने और चेतना का विस्तार करने के बहुत सारे अवसर दे रहा है। तीव्र बदलाव का समय है ये। हाँ, पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं और ऐसी उथल-पुथल या कहें अराजकता सीखने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। कई आत्माएं इस दौर में अपने पुनर्जन्म के चक्रों को पूरा करने आ रही हैं। इस सेशन में कुछ सीधे संदेश भी दिए गए, जैसे नशे से जूझ रहे लोगों के लिए क्या कहा गया। उनके लिए संदेश था, अपने अतीत का सम्मान करें, खुद को जानें और खुद से प्यार करें। आपने जो रास्ता चुना है उसके पीछे एक सच्चा उद्देश्य है। और यही संदेश उन पेरेंट्स के लिए भी था जिनके बच्चे नशे से जूझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही संदेश। और उन लोगों के लिए जो नशे से ग्रस्त लोगों को जज करते हैं, उनके लिए क्या कहा गया? उनके लिए कहा गया कि उनका जजमेंट या उनकी आलोचना भी अनजाने में उस व्यक्ति को उसकी योजनाबद्ध भावनाओं का अनुभव करने में मदद करती है। जैसे सीमा या तिरस्कार। हाँ, सब कुछ उपयोगी है और सम्मान के योग्य है। आलोचना झेलकर भी व्यक्ति ये तय कर सकता है कि वो प्यार और सम्मान के लायक है, और इस तरह वो अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। ये जजमेंट को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है तो? और MOM कार्यक्रम के सफलता पर क्या कहा गाइड्स ने? उन्होंने कहा कि दूसरों का समर्थन करने वाला कोई भी प्रयास बेहद सफल होता है। सफलता विचार, अनुभव और ऊर्जा में होती है। उसे सफल माने, चाहे बाहरी तौर पर कुछ भी दिखे। वाह, ये रिपल इफेक्ट या लहर प्रभाव वाला विचार, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली विचार है। देवदूतों ने कहा, कुछ भी किया, कहा या सोचा नहीं जाता जिसका लहर प्रभाव ना हो। मतलब हमारे जीवन, हमारे आसपास और पूरे ब्रह्मांड में लहरें भेजते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि हम कभी भी पूरी तरह अकेले या शक्तिहीन नहीं होते। जब हम खुद पर काम करते हैं, खुद को बदलते हैं, तो हम अनजाने में दूसरों के लिए भी बदलाव को संभव बनाते हैं। बिल्कुल। जैसे जब शैरन ने अपनी जजमेंट छोड़कर सम्मान और सहिष्णुता सीखी, तो उसने कहीं ना कहीं हम सबके लिए भी ऐसा करना आसान बना दिया। उसकी करुणा दूसरों में करुणा जगा सकती है। हाँ, उसका प्यार दूसरों में प्यार को प्रेरित कर सकता है। इसी तरह जब टोनी आत्मपोषण सीखता है, तो वो हमें भी खुद का बेहतर ख्याल रखने की प्रेरणा दे सकता है। स्रोत का विचार है कि जब एक व्यक्ति अपने किसी पहलू को ठीक करता है, तो पूरी मानवता उससे लाभ उठाती है। हाँ, उस बड़ी हुई ऊर्जा से। लेखक का निष्कर्ष है कि शैरन और टोनी ने जन्म से पहले अपनी पूरी चेतना में दुनिया को ये दिखाने के लिए टोनी की लत की योजना बनाई कि असल में प्यार कैसा दिखता है। मुश्किल हालात में भी टिके रहना, माफ करना, सहारा देना, और अपने तरीके से उन्होंने ये दिखाया भी। तो आज की ये चर्चा हमें शैरन और टोनी की कहानी के जरिए ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की सबसे दर्दनाक और मुश्किल चुनौतियों में भी शायद कोई गहरा अर्थ या उद्देश्य छिपा हो सकता है। हाँ, और ये जन्म पूर्व योजना का विचार, चाहे हम इसे माने या ना माने, हमें चीजों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने की संभावना जरूर देता है। बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये संभव है, जैसा इस स्रोत में कहा गया है, कि हमारे सबसे मुश्किल अनुभव भी हमारी आत्मा के विकास, प्रेम सीखने और शायद दूसरों की सेवा करने के लिए हमारी ही चुनी हुई योजना का हिस्सा हो, तो जरा सोचिए, हमारे अपने जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों में ऐसे कौन से अनजाने उपहार या गहरे उद्देश्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक पहचाना नहीं है। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।